हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, दैट इज़ जर्नलाइजेशन। और जब मैं ये रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था तो मैं भी काफ़ी पहले कंफ्यूज हो जाता था कि जर्नलाइजेशन हम इंडक्टिव रीजनिंग में करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में करते हैं। और आपको पता है कि ये कई बार पूछा जाता भी है एमसीक्यूज़ में, और एक वर्ड के सहारे हम कई बार जो है अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्नलाइजेशन जो होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग में होता है या डिडक्टिव रीजनिंग में होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे दिसंबर 2007 के, जो दिसंबर 2007 में रिसर्च के जो क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने CUCT रिसर्च प्रोग्राम 07 का एक एनालिसिस किया था। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपको चैलेंज करने हैं CUCT की वेबसाइट में बिफोर 24 सितंबर। और उसमें मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि पार्ट बी में भी एनालिसिस करूंगा। कॉमर्स की मैं बात करूं, उसमें पार्ट बी में कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं। मैंने 2-3 घंटा अच्छे से एनालिसिस किया है और फिर मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो आप वही सिर्फ जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ वो 4 क्वेश्चन थे जहाँ तक 1, 2, 6 एंड 33, इन 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्युटली सही है, उस पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्ट बी में कोई भी मिस्टेक नहीं है, जो कॉमर्स का सब पार्ट होता है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो, साथ ही साथ जो है आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। चलिए, टेलीग्राम की लिंक भी दी है सक्सेस क्लासेस में, जहाँ पे वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और सक्सेस क्लासेस ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं और जनरलाइजेशन के बारे में समझते हैं। जनरलाइजेशन होता क्या है, मैं जो भी आपको बताऊंगा जनरलाइजेशन जो बता रहा हूँ आपको मैं आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ इन रिसर्च। ठीक है, जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन मीन्स, अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है हमारे सामने कि मैंने देखा एक चाइनीज़ बंदा जो है, शक्ल से समझ में आ गया वो चाइनीज़ था, वो किसी से बहुत रूडली और बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा था। मैंने उसको देखा है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक जनरलाइजेशन कर लिया कि जितने भी चाइनीज़ होते हैं सब रूड होते हैं और सब ऐसे ही गंदे तरीके से ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। जब मैं अलग अलग देखता हूँ, कह सकते हो आप, आइटम्स को या अलग अलग वेरिएबल्स को मैं देखता हूँ और उसके बेसिस पे मैं एक जजमेंट पे आ जाता हूँ, एक थ्योरी फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका जनरलाइजेशन इन इंडक्टिव रीजनिंग। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे कुल मिला करके मैंने एक चाइनीज़ एक वेरिएबल दिया, एक चाइनीज़ इंसान था, उसको मैंने देखा कि जो है वो रूड हो रहा है और कई बार उसने जो है अग्रेसिवली डील किया लोगों के साथ। तो मैं एक थ्योरी पे यहाँ पे आ गया कि जितने भी चाइनीज़ होते हैं वो सारे के सारे रूड होते हैं। तो ये है जनरलाइजेशन किसमें? इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। मतलब अलग अलग हमने वेरिएबल्स को देखा, अलग अलग हमने फैक्टर्स को देखा, उसके बाद वी जनरलाइज्ड अ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल्स दैट वी हैव कलेक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आप इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जनरलाइजेशन का मीनिंग। अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे जनरलाइजेशन कहाँ किसकी तरफ होगा, इंडक्टिव की तरफ होगा या डिडक्टिव की तरफ होगा। जनरलाइजेशन जब वर्ड आएगा तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर कंसीडर करेंगे या डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर कंसीडर करेंगे जब भी रिसर्च का क्वेश्चन आता है तो। और रही बात, अगर अपन बात करें डिडक्टिव रीजनिंग की, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरलाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं? इंडक्टिव में तो अपन ने यूज़ कर लिया ना कि अपन ने अलग अलग सैम्पल्स लिए, उसको अपन ने ऑब्जर्व किया और फिर अपन एक थ्योरी पे आ गए कि जितने भी चाइनीज सारे के सारे रूट होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में जनरलाइजेशन कैसे यूज़ करना है कि हमारे पास एक थ्योरी दी हुई है ना, उस थ्योरी को हम लोग कैसे उसकी वैलिडिटी प्रूव कर रहे हैं कि वो थ्योरी जो है वो हर सिचुएशन में एक्यूरेटली, रिलायबल और वैलिड तरीके से यूज़ होती है या नहीं होती है। तो वहाँ पे अपन जनरलाइजेशन यूज़ करें। जैसे कि अपन ने कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि अपन ने पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ा है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉमर्स में। तो उसके बाद वो एक बनाया हुआ है, एक कह सकते हो आप, एक थ्योरी बनाई हुई है इकोनॉमिक्स के अंदर, उसको अपन फिर अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आउट दी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या है आपका? ये है आपका एक तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं कि वो थ्योरी जो है वो वैलिड है या नहीं।
वो थ्योरी जो है वो रिलायबल है या नहीं। हर बार हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हर बार जो हमारा आंसर दिए हुए हैं बुक के पीछे, और हर बार हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है बुक में, और हमेशा जो है उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो वहाँ पे हम उस थ्योरी के बेसिस पे उसके जो है ना, जो अलग अलग तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं उस थ्योरी को, तो मतलब उसको अपन कहते हैं जर्नलाइज कर रहे हैं। जो पर्टिकुलर थ्योरी को अपन यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करके हम उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो अपन कह रहे हैं कि अपन उस केस में अपन जनरलाइज कर रहे हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज वैलिड, रिलायबल और नॉट। इज इट क्लियर? तो अगर मैं एक ब्रीफिंग करूं इंडक्टिव और डिडक्टिव की, तो इंडक्टिव में हम लोग अलग अलग सैंपल देख रहे हैं उसको, सैंपल को, अलग अलग सैंपल्स को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन एक थ्योरी बना रहे हैं। और डिडक्टिव में अपने पास एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को अपन जनरलाइज कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में, और देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरी जो है ये वैलिड है या नहीं, रिलायबल और कंसिस्टेंट है या नहीं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो मैंने आपको पहले बताया कि एक इंसान को देख करके 2-4 बार मैंने देखा उस इंसान को, और फिर मैंने ये जनरलाइजेशन बनाया इंडक्टिव रीजनिंग में कि वो जितने भी चाइनीज़ होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, रूडी होते हैं। क्या ये आपको सही लग रहा है? दिस इज़ नॉट करेक्ट। हाउ कैन यू बी सो जजमेंटल कि किसी एक इंसान के बेसिस पे, एक इंसान के को ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी बना लो, आप अपने अंदर एक एक थ्योरी डेवलप कर दो कि जितने भी चाइनीज़ होते हैं सब गलत होते हैं। तो यहाँ पे जो है इंडक्टिव रीजनिंग मात खा गया है, इसीलिए इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है अलाउज फॉर द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। उसका फॉल्स भी हो सकता है सारे चाइनीज़ रूट ना होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि अपन इंडक्टिव में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी है ना, अपन लोगों ने पढ़ते हैं ना श्योरिटी नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, ये सब वर्ड्स कहाँ आते हैं? श्योरिटी, सर्टेनिटी, ये सब डिडक्टिव में आते हैं, राइट। तो इसीलिए जो है जर्नलाइजेशन जो है ये अपन देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। जहाँ भी जनरलाइजेशन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को ये फोकस करना है, ये देखना है कि वहाँ पे जो है डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो जनरलाइजेशन का सही यूज़ करना जानता है, वेयर इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो फॉल्स भी हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं ट्रू के बाद जो फॉल्स आता है, लॉजिकल में पढ़ा है अपन ने, वो पूरी तरीके से इनवैलिड होता है। इसीलिए हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग को बिल्कुल भी जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट है, जनरलाइजेशन जब वर्ड आ जाता है तो उसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि जनरलाइजेशन वर्ड इज basically used in case of deductive reasoning, not in case of inductive reasoning, because in inductive reasoning the conclusion may be false हो सकता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि जनरलाइजेशन क्या है। जनरलाइजेशन जो है वो बेसिकली यूज होता है डिडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव रीजनिंग में यूज नहीं होता। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम अलग अलग चीज़ को ऑब्जर्व करके एक थ्योरी बना रहे हैं तो वो जनरलाइजेशन कहलाता है, पर इट इज़ नॉट वैलिड। दैट इज़ वाई हमने जो है जनरलाइजेशन वर्ड दे दिया है डिडक्टिव रीजनिंग को, बिकॉज वो हमेशा जो है एक तरीके से वैलिड ही होता है, सर्टेन होता है, श्योर होता है, रिलायबल होता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट था मन में, मेरे को भी लग रहा था कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोगों के मन में भी ये क्लैरिटी आए, तो मैंने बना दिया है। जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, आंसर आपको बताना है। क्या हो सकता है इसका आंसर? जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया अपने को। सिंपल, पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स, खत्म हो चुका है। बस जहाँ पे भी आपको आए कि हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ठीक है। और जहाँ पॉपुलेशन आ जाए तो आ जाता है आपका पैरामीटर इन्फरेंस। नेक्स्ट 2 दिसंबर 2017 के क्वेश्चन है ये। The experimental studies based on the manipulation of variable, conceptual parameters, replication of research या survey of literature, क्या हो सकता है इसका आंसर? एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसके ऊपर बेस होती है? 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाएगा। दूसरा नाम कॉजल रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन कौन से वेरिएबल देखने हैं? मैनिपुलेशन, रैंडमनेस एंड कंट्रोल, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करना है इंडिपेंडेंट को, और रैंडम वेरिएबल्स आपको लेने हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी बायसनेस और जजमेंट नहीं होनी चाहिए। और आपको जितने भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं जो कि आपके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन सबको आपको कंट्रोल करना है। तो मैनिपुलेशन वर्ड आ गया भैया, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज एम्पेरिकल, theoretical, experimental, all of the above.
क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एम्पेरिकल क्या है? सिंपल से समझो, एम्पेरिकल क्या होता है अगर साइंटिफिक रिसर्च की अपन बात करें, ये नॉलेज गेन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस। सिंपल, अगर आप मुझसे पूछो कि एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज गेन करना विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कर करके चीज़ों को हम नॉलेज गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके हम नॉलेज गेन जब करते हैं तो वो हो जाता है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सब चीज़ें भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साइंटिफिक रिसर्च की, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव। कोई भी रिसर्च फाइंडिंग आपने की है वो ऑथेंटिक कब कहलाएगी? जब वो ओरिजिनल सोर्स से ली हो, जब उसमें ओरिजिनलिटी हो, फेकनेस ना हो, बायसनेस ना हो, वैलिड हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी ना हो। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, which technique is generally followed when the population is finite? Area sampling technique, purposive sampling technique, systematic sampling technique या none of the above? तो इसमें से एक तो रिजेक्टेड है भैया, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि वो जो है जब पॉपुलेशन वो नॉन रैंडम होती है, अपन कह सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो। तो वो कौन सी है? वो है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। मतलब आंसर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि कौन सी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो करेक्ट आंसर तो सी है इसका, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से जो है अपने डाटा लेते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा है अपनी रिसर्च के अंदर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप उसको देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सैम्पलिंग के ऊपर पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो जो कल मैंने जो वीडियो बनाया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो रिसर्च प्रोग्राम 07 वाला, उसको भी आप देख सकते हो अगर किसी ने मिस कर दिया हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑब्जेक्शन उठाएं तो आपका आंसर सही हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज अननोन, जब पॉपुलेशन हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में आप कौन सी टेक्निक यूज करते? उस केस में अपन एरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये, कि जब पॉपुलेशन हमें नहीं पता होता, वैसे तो एरिया सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है ये भी एक प्रोबेबिलिटी ही है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो रैंडम, और उसमें भी रैंडमनेस वगैरह रहती है एरिया सैम्पलिंग टेक्निक में। तो जब पॉपुलेशन हमें नहीं पता होती, अगर सपोज यही क्वेश्चन होता और मैं चेंज कर देता, तो इसका आंसर हो जाता है एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, जब पॉपुलेशन हमें नहीं पता होती और जब उस केस में हमें जो है सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करनी है, तो देन वी विल फॉलो एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप शॉर्ट, क्रिस्प एंड बहुत क्विक वे में हमने कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि उसे कहाँ यूज़ करना है। उसे डिडक्टिव रीजनिंग में अपन यूज़ करेंगे, जनरलाइजेशन वहीं यूज़ होता है। और उसके बाद हम लोगों ने दिसंबर 2007 के रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जिससे आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ में कोशिश करूँगा लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।